brought to you by Asian Paints Neo Bharat Latex Paint. नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। आज बात करेंगे देश के 70 ख्यात डॉक्टर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी में क्या लिखा। साथ ही बात दिल्ली से आई एक तस्वीर की जिसमें सड़क से ही अस्पताल चल रहा है। बात करेंगे कि क्या अब झारखंड में भी ऑपरेशन लोटस होने की कोशिश होने वाली है, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की बात भी करेंगे जो गवर्नर के एक आदेश के खिलाफ अदालत पहुंच गए हैं। पर पहले बात बड़ी खबर की। नेता सड़क पर आए तो कहते हैं कि नेतागिरी चमकने वाली है। अभिनेता सड़क पर आए तो कहा जाता है कि वे कहीं के नहीं रहे। जनता सड़क पर आती है तो वो आंदोलन कहलाता है। लेकिन क्या हो जब अस्पताल सड़क से चलने लगे, अस्पताल सड़क पर ही लग जाए। डॉक्टर अपने हाथों में कलम लेकर के, अपने गले में आला लटका करके सड़क पर बैठ जाएं कि जब ओपीडी वाला जो बोर्ड जो अस्पतालों में बड़े बड़े अक्षरों में दिखता है आपको, वो बोर्ड सड़क पर लग जाए, ताकि वो शपथ जो पहली बार सफ़ेद कोट पहनते हुए ली थी, वो शपथ सलामत रहे चिकित्सकीय धर्म और सलामत रहें चिकित्सक जो ओपीडी लगाकर सड़क से ही दवाएं दे रहे हैं। तस्वीर 19 अगस्त की है, जगह है राजधानी दिल्ली। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। देश के तमाम अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और अब सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, इसमें कौन सी मांगे हैं, इस विषय पर हमने आसान भाषा में का एक एपिसोड किया है जो आएगा कल सुबह, आप उसे देख सकते हैं। अभी स्थिति यह है कि कई अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं प्रभावित हैं। 19 अगस्त को प्रोटेस्ट के मेथड में, उसके तरीके में एक बदलाव देखने को मिला जब दिल्ली में डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट साइट पर ही ओपीडी लगा ली। स्वास्थ्य मंत्रालय की बिल्डिंग निर्माण भवन के सामने ये प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ पर कुछ डॉक्टरों ने ओपीडी लगाकर यहीं से इलाज की सुविधा देने की बात कही। ये एक तरह का प्रतीकात्मक विरोध था। इनमें अधिकतर डॉक्टर दिल्ली एम्स के थे। देखिए, ये सिर्फ सांकेतिक नहीं है, हम मजबूर है यहाँ पे आके ओपीडी लगाने के लिए। लेकिन हम यहाँ पे सारे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सांकेतिक नहीं है। हम यहाँ पे ओपीडी चलाने के लिए, मरीजों को देखने के लिए ही बैठे हैं। यहाँ पे जितने भी मरीज आएंगे हम सभी को देखेंगे। हम यहाँ पे इसलिए बैठे हैं ताकि हम बता सके कि हम अस्पताल परिसर में सेफ नहीं है, लेकिन यहाँ मिनिस्ट्री के सामने, दिल्ली मिनिस्ट्री में के सामने बैठ के हम सेफ महसूस कर रहे हैं। पेन तो सबको लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जो मांग रहे हैं वो शायद पहले मिल जाना चाहिए था। देयर हैज बीन मल्टीपल अटेम्प्ट्स, मल्टीपल एश्योरेंसेस, बहुत बार हमें बोला गया है, बट वो सारा इन वेन गया है। शायद इसलिए इस बार वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पा रहा है। आज जो इंसिडेंट हुआ है आरजी कर में, वो कल को किसी के साथ किसी भी वर्क प्लेस में कहीं भी हो सकता है। एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट वी हैव ऑल लॉस्ट ट्रस्ट इन वर्किंग एनीवेयर। हमें अपने हॉस्पिटल में डर लगता है। कभी चलते हैं, कोई साइड से बाइक निकलती है तो अब डर लगने लगा है कि ये यहाँ भी हो सकता है, जो पहले हमें नहीं लगता था। दूसरी तरफ पद्म पुरस्कार से सम्मानित देश के 70 डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ उस पर चिंता व्यक्त करते हुए हम आपको ये पत्र लिख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री, ऐसी चिंताजनक स्थिति में हम आपका ध्यान चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप निजी तौर पर कोलकाता केस पर नजर रखें। 3 प्रमुख मांगे भी प्रधानमंत्री के सामने रखी गई इस चिट्ठी के जरिए कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ होने वाली हिंसा पर कठोर कानून बने, यौन हिंसा के अपराधियों को कठोर और त्वरित सजा दी जाए, अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों में सुरक्षा बढ़ाई जाए। पीड़िता के माता पिता के भी कुछ अहम बयान इस बीच सामने आए हैं जो जांच को नए आयाम भी दे सकते हैं। पहला जिक्र तो एक डायरी का आया है। पीड़िता के पिता ने कहा है कि उनकी बेटी एक डायरी भी लिखती थी और ये डायरी घटना के रोज भी उनके साथ थी। डायरी के कुछ पन्ने इस जांच में अहम हो सकते हैं जो कि अभी सीबीआई के पास है। डायरी में क्या लिखा है ये बताने से अभी पीड़िता के पिता ने इनकार किया है, क्योंकि इस विषय पर अभी जांच चल रही है। एकदम हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। पहले से तो हम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का। जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें, जो क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में, उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। दूसरी अहम बात जो पीड़िता के मां ने कही है, उन्होंने बताया है कि बीते दिनों जब ममता बनर्जी उनके घर पहुंची तो क्या बात हुई थी मुख्यमंत्री से।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमारे घर आई थी, कहा था कि जांच ठीक से होगी और आरोपियों को जल्द जेल होगी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा। हमने देखा कि गलत काम हो रहे हैं और जांच तक ठीक से आगे नहीं बढ़ रही। अभी तक किसी पर भी आरोप साबित नहीं हो पाए हैं। कोलकाता पुलिस ने अच्छा काम नहीं किया। अब ममता बनर्जी भी प्रोटेस्ट रुकवाने की कोशिश कर रही हैं। तो आरोप लगाया है पीड़िता की मां ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर। कोर्ट की तरफ से नियुक्त किए गए पीड़ित परिवार के वकील और सीपीआईएम से राज्यसभा सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य ने भी पुलिस और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कहा है कि पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही। यह भी कहा है कि मुमकिन है कि पीड़िता का मर्डर कहीं और करके डेड बॉडी सेमिनार हॉल में रख दी गई हो। पहले ही अस्पताल से पीड़ितों को, माँ बाप को जो बात बताया कि आपका बच्चा बीमार है, ये बताना सही नहीं था। जब उन्हें पूछे किस तरीके से बीमारी है तो बताइए, मेरे बच्चे सुस्त था बिल्कुल। तब आधा घंटे बाद बताया कि आ जाइए, आपके बच्चे सुसाइड किया है। अस्पताल है, हर पास डॉक्टर लोग हैं, ये जो शरीर वहाँ पड़ी है वो देख के बता सकते हैं कि ये सुसाइड केस नहीं है, ये मर्डर केस था। फिर भी उन्होंने सुसाइड बनाने का जो कोशिश किया, इसी आधार पर पुलिस ने भी ये छप्पा लगाया। हमारी शक इस तरह से है, जिस ढंग से पुलिस को ये जांच करना चाहिए था, साइंटिफिक ढंग से ये नहीं किया। वो एक सिविक के वॉलंटियर को पकड़ लिया, बता दिया कि हम जो दोषी है उसको पकड़ लिया। चीफ मिनिस्टर ने सवाल उठाया कि हम दोषी को पकड़ लिया। अब कैसे तय करते हैं वो दोषी है? इसलिए शक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस में स्वतः संज्ञान ले लिया है। सुनवाई 20 अगस्त यानी मंगलवार को होगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच की सुनवाई करेगी। अदालत से एक अपडेट और है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से नहीं, कोलकाता की अदालत से। सीबीआई ने अदालत पहुंचकर आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए अनुमति मांगी और कुछ ही घंटों में यह अनुमति मिल भी गई। यानी अब आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट, आसान भाषा में कहें तो लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा। इस जांच में आरोपी के हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, स्किन कंडक्टिविटी को परखा जाता है और इसके आधार पर यह पता लगा जाता है कि वो सच बोल रहा है या झूठ। दूसरी तरफ सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 19 अगस्त को लगातार चौथे दिन पूछताछ की। रेप और मर्डर केस के सामने आने के 2 दिन बाद ही संदीप घोष ने प्रिंसिपल के पद से इस्तीफा दे दिया था। कोलकाता पुलिस भी इस मामले में एक्टिव है और एक कॉलेज स्टूडेंट को विक्टिम की पहचान उजागर करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि स्टूडेंट ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करके ट्रेनी डॉक्टर की जानकारी पब्लिक डोमेन में डाली थी। कोलकाता पुलिस ने 2 अन्य डॉक्टरों को भी समन भेजे हैं, डॉक्टर कुणाल सरकार और डॉक्टर सुवर्णा गोस्वामी। इन दोनों से केस से जुड़ी बातें बाहर फैलाने और भ्रम पैदा करने के लिए उनको समन भेजे गए हैं। डॉक्टर्स कम्युनिटी ने दोनों डॉक्टरों को समन के विरोध में प्रोटेस्ट मार्च निकाला है। मामले पर राजनीति भी लगातार हो रही है। बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने तो ये तक आरोप लगाया कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज मानव अंगों की खरीद फरोख्त का अड्डा है। कहा कि सरकार की मिली भगत से गलत काम हो रहे हैं। आप आरजी कर का हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत सारा मामला आरजी कर में हुआ था। किसी का सुसाइड हुआ था, किसी ने ऊपर से कूद गया था, बहुत सारा कुछ हुआ था इसमें। और इसमें संदीप घोष जो है वो भी इसमें नाम इसमें जुड़े हुए हैं। हमको लगता है कि पूरा के पूरा विचार होना चाहिए। आरजी कर में बहुत सारा कुछ रैकेट चलता है, ऑर्गन्स का भी रैकेट चलता है, ट्रांसफर का ऑर्गन्स का भी इधर उधर करने का रैकेट चलता है, बहुत कुछ चलता है। मुझे लगता है कि जांच होना चाहिए। लड़की लोग, बेटी लोग वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने टीएमसी सरकार को घेरा। भाजपा नेताओं ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने तक की मांग कर डाली है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की वो मुख्यमंत्री हैं जिनके पास गृह मंत्रालय भी है और उसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय भी है। और आज ये प्रेस वार्ता का मुख्य मकसद ये है इंसाफ, इस्तीफा और इकबाल। इंसाफ मिलेगा जो हमारी बहन है जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ, बलात्कार हुआ और हत्या कर दी गई, उसके परिवार को इस्तीफा देना चाहिए ममता बनर्जी को। और अभी प्रेस वार्ता में मैं आपके सामने जो बिंदु रखूंगा। दूसरी तरफ टीएमसी नेता कुणाल घोष सीबीआई ऑफिस पहुंचे। कहा कि हम डॉक्टर्स का पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। मैं खुद अपने काम पे, हमारा एक इंटीमेशन वाला काम है, वो रूटीन है।
वहां पर, और थोड़ा जो डॉक्टर्स हमसे कम्युनिकेट किया है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ नोट्स, कुछ इंफॉर्मेशंस वो सीबीआई का देना चाहते हैं, लेकिन उनका कोई एक्सेस नहीं है। हमसे रिक्वेस्ट किया गया है अगर आप जाते हैं तो वो आप उनको एक्सेप्ट करने की रिक्वेस्ट कीजिए। अगर उसको ये कोई काम का चीज होगा तो वो डॉक्टर लोग कोऑपरेट करने के लिए प्रिपेयर्ड है। आई डोंट नो वो लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। इसी बीच पश्चिम बंगाल के बांकुरा से टीएमसी सांसद अरूप चक्रवर्ती ने एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर विवाद हो गया और जिसने डॉक्टरों के गुस्से को और भड़काया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 18 अगस्त 2024 को अरूप चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल के बांकुरा में एक रैली करने पहुंचे थे। मंच से उन्होंने कहा कि आंदोलन के नाम पर आप घर जा सकती हैं या अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम सकती हैं, लेकिन अगर आपकी हड़ताल की वजह से कोई मरीज मर जाता है और जनता का गुस्सा आप पर फूटता है तो हम आपको नहीं बचाएंगे। मंच से उतरने के बाद जब उनसे उनके इस बयान को लेकर के सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि उन्हें अपने बयान पर कोई अफसोस नहीं है और वो अपने बयान पर कायम है। कोलकाता के गवर्नर आनंद बोस 19 अगस्त को दिल्ली पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की और जांच की दिशा पर बात की। बड़ी खबर में इतना ही। अब सुर्खियों का रुख करते हैं। पहली सुर्खी झारखंड से है। चंपाई सोरेन अब क्या करेंगे? हम पार्टी के नेता और एनडीए के सदस्य जीतन राम मांझी उनका एनडीए में स्वागत कर रहे हैं। क्या वही पटकथा फिर से लिखी जा रही है? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी भी कह रहे हैं कि अभी किसी से कोई बात नहीं हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे कह रहे हैं कि चंपाई सोरेन के बारे में अफवाह फैलाई जा रही है। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष कैलाश महतो कह रहे हैं कि चंपाई तो गुरुजी यानी शिबू सोरेन के लॉयल रहे हैं और वो कहीं नहीं जा रहे हैं। सवाल वही है कि चंपाई अब क्या करेंगे? छोटी बातों पर ध्यान न देके वो याद करना चाहिए कि उस पार्टी ने उन्हें क्या दिया, उस हमारे नेता ने उन्हें क्या दिया, और छोटी बातों को तो, लेकिन कहीं न कहीं वो विपक्ष की जो चाल है उसमें फंसते दिख रहे हैं। उन्हें दिग्भ्रमित किया गया, उन्हें भड़काया गया, और मुझे लगता है किसी तरह का कुछ प्रलोभन की बात होगी। पद प्रतिष्ठा बहुत तरह का प्रलोभन होता है, तो उस जाल में वो फंसते दिख रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग जानते हैं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पार्टी के प्रति शुरू से समर्पित रहे हैं। जब हम लोग बिहार में विधायक थे तो हम लोग साथ काम किए हैं और वे सब दिन वह कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं। आप जानते ही हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से। 18 अगस्त को उन्होंने जो ट्वीट किया अपने ट्विटर हैंडल से, उससे इन बातों को और भी बल मिला। चंपाई ने एक लंबी चिट्ठी पोस्ट की थी और उसकी 3 खास बातें हम आपको बता देते हैं। पहली बात कि क्या लोकतंत्र में इससे अपमानजनक कुछ हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को कोई अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे। दूसरी बात उन्होंने लिखी कि मुझसे इस्तीफा मांगा गया, मैं आश्चर्यचकित था, लेकिन मुझे सत्ता का मोह नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट से दिल भावुक था। तीसरी बात, मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीति से संन्यास, दूसरा, अलग संगठन खड़ा करना, और तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। सभी विकल्प खुले हैं। इसके बाद से कयास लग रहे हैं कि क्या चंपाई सोरेन इसी साल झारखंड में होने वाले चुनाव से पहले भाजपा के साथ भी जा सकते हैं। चंपाई दिल्ली भी पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं निजी काम से दिल्ली आया हूं और यहां आकर किसी से नहीं मिला हूं। पूरे झारखंड में एक बवाल है कि दादा दिल्ली है, दादा तो सरायकेला। आप लोग ऐसा सवाल ना जो चलो बोलने भी नहीं सकोगे, हम तो आपका सामने है। देखिए निश्चित तौर पे इंडिया टुडे के इनपुट के मुताबिक भाजपा में शामिल होने की खबरों के बीच चंपाई सोरेन के घर पर लगे जेएमएम के झंडे भी हटा दिए गए। वही चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने बायो से भी जेएमएम का नाम अब हटा दिया है। अब उनके बायो में केवल झारखंड पूर्व मुख्यमंत्री लिखा हुआ है। इस बीच हेमंत सोरेन का यह कहना है कि यह सब भाजपा का किया धरा है जो झामुमो के विधायक तोड़ने का प्रयास कर रही है। ये लोग गुजरात से, असम से, महाराष्ट्र से लोगों को ला करके यहाँ आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक के ऊपर जहर बोने का काम करता है और एक दूसरे से लड़वाने का काम करता है। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। और पैसा ऐसा चीज है,
कि नेता लोग का तो उन लोग को इधर उधर घसीटने में उन लोग को देरी नहीं लगता है। याद दिला दें कि कथित जमीन घोटाले में गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद 2 फरवरी 2024 को उनकी जगह पार्टी ने चंपाई सोरेन को, जो पार्टी के विश्वस्त माने जाते थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया था। चंपाई ने 3 जुलाई 2024 तक झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया। अगली सुर्खी यूपीएससी वैकेंसी से जुड़े विवाद पर। लेटरल एंट्री के जरिए 45 सचिव स्तर के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। विपक्ष की आपत्तियों के बाद अब इस पर एनडीए के भीतर से भी सवाल उठने शुरू हो गए। केंद्रीय मंत्री और लोक शक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी लेटरल एंट्री को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि वो उसके खिलाफ अदालत में भी अपील करेंगे। चिराग का कहना है कि वैकेंसी कोई भी हो, उसमें आरक्षण के प्रावधानों का पालन होना चाहिए। इस पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी आरोप लगाए थे कि यूपीएससी के प्रमुख पदों पर आरएसएस से जुड़े लोगों को भर्ती करने की कोशिश की जा रही है। 19 अगस्त को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका जवाब दिया। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया कि यह यूपीए की ही सरकार थी जो लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट लेकर के आई थी। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में यूपीए की सरकार में ही लाया गया था। इस आयोग की अध्यक्षता वीरप्पा मोइले ने की थी। यूपीए सरकार के कार्यकाल की एआरसी ने सुझाव दिया था कि जिन पदों पर स्पेशल नॉलेज की जरूरत है वहां विशेषज्ञों की नियुक्ति होनी चाहिए। एनडीए सरकार ने एआरसी की इस सिफारिश को लागू करने के लिए ट्रांसपेरेंट तरीका अपनाया है, यह अश्विनी वैष्णव ने कहा। इसके बाद राहुल गांधी ने फिर से एक्स पर लिखा कि लेटरल एंट्री दलित, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला है। भाजपा के रामराज्य का यह विध्वंसकारी वर्जन संविधान को नष्ट करना और बहुजनों से आरक्षण छीनना चाहता है। दरअसल यूपीएससी ने 17 अगस्त को लेटरल एंट्री के जरिए जॉइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल की नौकरियां निकाली थी। अब तक की सबसे बड़ी लेटरल भर्ती है ये, और लेटरल भर्ती में कैंडिडेट्स बिना यूपीएससी की परीक्षा दिए रिक्रूट किए जाते हैं। इसकी सर्टेन शर्तें होती हैं। इसमें आरक्षण के नियमों का फायदा नहीं मिलता है और इसी को लेकर के विवाद है। अगली सुर्खी, कर्नाटक हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की ओर से दायर याचिका पर 19 अगस्त को सुनवाई हुई। कोर्ट में क्या हुआ ये बताएंगे, लेकिन पहले पूरा मामला समझा देते हैं। 2 दिन पहले यानी 17 अगस्त को कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुडा MUDA भूमि घोटाले में सिद्धरमैया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी थी। मुडा यानी मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण। इसमें घोटाले की कहानी 5 पॉइंटर से आप समझिए। मैसूर जिले के केसारे गांव में सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती के नाम करीब 3 एकड़ की जमीन थी। पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन ने उन्हें गिफ्ट में ये जमीन दी थी। मुडा ने विकास कार्यों के लिए जमीन का अधिग्रहण किया। इसके बदले मुडा ने सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती को 2021 में विजयनगर में 38,283 स्क्वायर फीट का प्लॉट दिया। आरोप लगा कि विजयनगर की जो जमीन पार्वती को दी गई वो उनके केसारे वाले जमीन से कहीं अधिक महंगी है और इससे मुडा को आर्थिक नुकसान हुआ, सरकारी तंत्र को नुकसान हुआ, फायदा हुआ मुख्यमंत्री के परिवार का। ये आरोप हैं। इस केस को हम आसान भाषा में एक एपिसोड में समझा चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस मामले में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दी। इस आदेश के खिलाफ सिद्धरमैया ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका लगा दी, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने जांच का आदेश बिना समझे और संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करके दिया है। सिद्धरमैया की इस याचिका पर जस्टिस M नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज सुनवाई की। कोर्ट में सिद्धरमैया की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि राज्य में एक चुनी हुई सरकार है, जनमत है, कोई भी व्यक्ति शिकायतें लेकर के आता है और उन शिकायतों के आधार पर फ्रेंडली गवर्नर आदेश जारी कर देते हैं। कोर्ट में सिंघवी ने यह भी बताया कि राज्यपाल ने 2 पन्नों के एक छोटे से आदेश में सिर्फ 1 पॉइंट पर फैसला किया। उन्होंने इस आदेश को जारी करने का एक भी कारण नहीं बताया, ऐसा अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया। हालांकि अदालत ने साफ कहा है कि जब तक हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, मुडा केस में ट्रायल कोर्ट सिद्धरमैया पर कार्रवाई नहीं करेगा। इस मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होनी है। और आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नया सेगमेंट जिसमें हम हर रोज एक कहानी आपको सुनाएंगे जो दुनिया पर, परिश्रम पर और सपनों पर आपके एतबार को और पुख्ता करेगी। झोपड़ी में स्कूल चल रहा है, दोपहर की चिलचिलाती गर्मी का वक्त है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये रेगिस्तानी इलाका है चूरू का और ये पढ़ाई कर रहे हैं, मैडम क्लास ले रही हैं, कंपटीशन चल रहे हैं और यहाँ पर मौजूद हैं एक पुलिस के सिपाही। धर्मवीर ने एक स्कूल खोला है, उसका नाम है अपनी पाठशाला और उसमें झुग्गी झोपड़ी के आसपास के बच्चों को लाकर ये पढ़ाते हैं पुलिस की ड्यूटी करने के साथ साथ। आज से 8 साल पहले इनको एक बोर्ड चौक कुछ ऐसे ला करके पुलिस लाइन के पास में 1 घंटा भर पढ़ाना शुरू किया था। कचरा बीन रहे थे तभी ये सब ले थे हमें तो पढ़ाने के लिए। हम मांगने जाते थे सब मिलकर। क्या होता था जब आप मांगने जाते थे? सर गालियाँ देती थी।
मांगने जाती थी सब। शुरुआत की थी जब 8-10 बच्चे थे। और कौन सी क्लास से के बच्चे? पहली क्लास से लेकर के और 8 क्लास तक के यहाँ पर इनको रखते हैं। फिलहाल 300 बच्चे हैं टोटल। तो नमस्ते। पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ। क्या बनना है बड़े होकर? जज। आपको क्या बनना है? टीचर। और आपको? डॉक्टर। करीब 40-50 ऐसे साथी हैं जो हर महीने अपना योगदान है इन बच्चों के लिए देते हैं। जिनको भी लगता है ये काम अच्छा है, वो उनमें अपना 2 रुपये का योगदान है वो करते हैं, और उसी के मार्फत ही ये सारा का सारा सिस्टम है वो चल पा रहा है। मैं सिर्फ एक दिन आई थी 31 तारीख को देखने के लिए। मैं कहा चलो देख के आते हैं, मैं पढ़ा के आती हूँ। मैं सोचा चली जाऊंगी, लेकिन फिर मैं लौट नहीं पाई और मैं इतने दिन से यहीं पर हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा पापा ये सोचता है मेरा बेटा बड़ा होके कुछ बने और मेरा भी नाम रोशन करे। आज धर्मेश सर ने होते तो हम कचरा बीनते और भीख मांगते। मैं अकेला ही चला था जानिए मंजिल, लोग साथ जुड़ते गए और कारवां बन गया। इस जुनूनी सिपाही ने वास्तव में कारवां बना दिया। इस शहर में अब आपको कोई भीख मांगने वाला नहीं मिलेगा। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।